वेलकम टू चैनल माय दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। और ये मोस्ट टाइम पे दोस्तों, इसे पक्का ही कर लेना है क्योंकि एग्जाम में हमेशा आता है। तो हम समझेंगे निरक्षीय स्थिति कहते किसे हैं। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यदि वह बिंदु द्विध्रुव की बढ़ाई गई द्विध्रुव की लंबवर्धक पर स्थित होता है तो वह बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। इसे कोई रटने की जरूरत नहीं है, चित्र को देखते जाइए दोस्तों। यदि वह बिंदु जो द्विध्रुव की लंबवर्धक पर स्थित होता है वह द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और व्यंजक जो हमने यहाँ बनाया है, जैसे 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 मैं रफ में बताता हूँ आपको, ये बनाना इस प्रकार है। एक ऐसे है, एक ऐसे, ये बराबर करना है। यहाँ से बीच में ये बिंदु O है। ठीक है दोस्तों, और ये A है, ये B है। मतलब सीधे जो हम अपना सीधा हाथ होता है जिससे हम लिखते हैं उसकी तरफ हमेशा प्लस Q। ठीक है दोस्तों, और जिधर उल्टा हाथ होता है उधर हम माइनस Q, क्योंकि हमेशा अपन कार्य सीधा हाथ से करते हैं तो उधर प्लस Q। इस चीज़ से इसको याद रखना है कि प्लस और माइनस, क्योंकि बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि प्लस किधर लिखे और माइनस किधर लिखे। और ये जो अक्ष बढ़ रही है इसकी, और हमेशा प्लस की तरफ जब बढ़ेगी तो इसको हमेशा E1 देना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब भी प्लस से जो भी प्रतिकर्षित होगा उसे E1। और एक ऐसे देना है, ये E है दोस्तों, और एक ये इधर आएगा, इसे देना है E2। ये यहाँ पर थीटा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी थीटा है। ये यहाँ पर ऐसे बनाना है। ये R दूरी है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक की 2L दूरी है। ये मैं बना के बता रहा हूँ दोस्तों, वैसे चित्र बना हुआ है लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। ठीक है दोस्तों, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब जो बनाया वही लिखना। जैसे AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ये देखो दोस्तों, जैसा हमने बनाया वैसे लिखा कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? निरक्षीय स्थिति में P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम लिखेंगे बिंदु A से। तो बिंदु A पर स्थित कौन सा आवेश है? प्लस Q। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E1, क्योंकि E1 ये देखिए, ये दोस्तों E1 है। तो E1 1/4πε0 Q/AP का होल स्क्वायर। मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली व्यंजक भी कराया इससे पहले वाली वीडियो में, और अक्षीय स्थिति वाला भी कराया है, तो उसे आप जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। और इसकी दिशा क्या है? तो A से P की ओर है। कहाँ है? A से P की ओर। जैसे तीर का निशान देखिए आप, A से P की ओर, तो AP वेक्टर की दिशा में। ठीक है, अब हम इसी प्रकार बिंदु B पर भी निकालेंगे। तो B पर स्थित कौन सा आवेश है? माइनस Q आवेश है। चित्र में देखा होगा आपने, ये माइनस Q आवेश है। ठीक है दोस्तों, माइनस Q आवेश है। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E2 बराबर 1/4πε0 Q/BP का होल स्क्वायर। ये दूरी है इसकी दोस्तों, R यानी कि दूरी, और इसकी दिशा चित्र में दिख ही रही होगी दोस्तों, P से B की ओर है। कहाँ है? P से B की ओर, तो PB वेक्टर की दिशा में, क्योंकि ये एक सदिश राशि है दोस्तों, और सदिश राशि में हमेशा दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते होंगे इसकी परिभाषा से, तो उस हिसाब से यहाँ दिशा लिखना जरूरी है। सपोज ये 5 नंबर में आता है तो अपन को एक एक नंबर बहुत जरूरी होता है पास होने के लिए। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ कोई मिस्टेक ना करे, जैसा बताया है उतना ही लिखना है मिनिमम, ज़्यादा भी नहीं करना अपन को। और AP, जैसा कि आप त्रिभुज में देख रहे हैं, AP भी बराबर है और BP भी बराबर है, यानी कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी समकोण में। तो समद्विबाहु नहीं, समकोण है, सॉरी मैं गलत बोला हूँ। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, तो AP बराबर BP। अगर AP और BP दोनों बराबर होंगी तो मेरी बात सुना, इसलिए E1 और E2 भी परिमाण में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मैं कह दूं कि 2 और 2 दोनों बराबर हैं तो उसके पास वाले 3 और 3 हैं तो वो भी 3 और 3 भी बराबर ही होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि AP बराबर BP है। तो E1 इक्वल E2 भी हो सकता है, तो ये E1 इक्वल E2। तो समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण 2 है, उसको समीकरण 1 दी थी इससे पहले वाले को, तो समीकरण 1 व 2 से तो E1 बराबर 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर। BP को भी क्या लिख लिया अपन ने? AP। ये यहाँ शो कर रखा है दोस्तों मैंने, AP बराबर BP है, इस वजह से अपन ने BP को भी AP लिख लिया है।
तो अब अपन को परिणामी निकालना है। अब परिणामी निकालना है तो अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, और इसकी दिशा क्या होगी, PE वेक्टर की दिशा में, यानी कि ये जैसा कि चित्र में दिख रहा है यहाँ दोस्तों आपको, ये E की दिशा में। तो कोस थीटा, क्योंकि आधार ये समकोण की बात कर रहे हैं, कोस थीटा। अब E1 कोस थीटा पर अपन जानते हैं, ऊपर अपन ने लिखा है कि E1 और E2 भी परिमाण में क्या है, बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं, तो E2 की जगह E1 लिख सकते हैं, या आप E1 की जगह E2 लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं माना जाएगा दोस्तों, आप चाहे जैसा कर सकते हैं। तो हमने E2 की जगह E1 रख लिया है, तो E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा इक्वल टू E1 कोस थीटा, इसको देंगे समीकरण 4। अब यहाँ थीटा के बारे में लिखेंगे, ये थीटा है क्या, तो जहाँ थीटा, ये देखिए यहाँ जहाँ थीटा परिणामी E, एक तो परिणामी E है, और E1 परिणामी E या E1, E और E1 या परिणामी E और E2 के बीच का क्या है, कोण है, बीच का क्या है, कोण है, जैसा यहाँ दिख रहा है दोस्तों कि E और E1 के बीच का कोण है, तो E और E2 के बीच का भी कोण है, ये सेम लिखना है यहाँ, और कुछ ज़्यादा। जैसे कि आप देख रहे हैं समीकरण 3 अपन ने दी थी, और समीकरण 4 से तो E1 का मान रख लिया है, यहाँ काई का मान रखा है, E1 का, क्योंकि समीकरण 4 में मान रखा है, तो इसलिए समीकरण 3 व 4 से लिख सकते हैं, ठीक है। कोस थीटा पर ज्यामिति से PAO समझाता हूँ दोस्तों, ये यहाँ जैसे एक तो PAO है, एक ये वाला PAO, और एक है PBO, ये दोनों ही समकोण के हैं, तो ज्यामिति से तो ये लिख लिया, ठीक है। अब पर समकोण त्रिभुज PAO में कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं दोस्तों, ये वाला PAO में। तो PAO में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वर्ग, लंब वर्ग, धन आधार वर्ग। आप हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ भी ये कोण लगा हो, जहाँ भी मतलब समकोण का ये चिन्ह लगा हो, और इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण क्या दिख रहा है दोस्तों, इसके सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये इसको पहचानने का तरीका है दोस्तों, आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से बता रहा हूँ कि इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो AP का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण तो ये हो ही गया है, ठीक है, ये कर्ण है, ये आधार, ये लंब। तो अब कर्ण आ गया है, तो आधार और लंब पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमको एक भुजा कौन सी भी मालूम होना चाहिए कि, तो हम दोनों दो और भुजाएं फाइंड कर लेते हैं कि वो कर्ण है या लंब है या आधार है, ठीक है दोस्तों। तो कर्ण का वर्ग यानी कि AP का स्क्वायर, फिर आधार का वर्ग यानी कि OP का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, लंब का वर्ग OP का स्क्वायर, और आधार का वर्ग OA का स्क्वायर, ठीक है। अब अपन देखो कि OP जो है ये O से P की तक की, यहाँ की दूरी क्या दी थी अपन ने, R दी थी, तो R का स्क्वायर, ठीक है। OA स्क्वायर, OA स्क्वायर यानी कि इसकी A से B तक की लंबाई कितनी है, 2L है, यानी कि यूँ समझो कि O से B तक की लंबाई L है, तो A से O तक की लंबाई भी L है, यानी कि OA की लंबाई भी कितनी हो गई, L हो गई, L स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको देंगे समीकरण नंबर 6। अब वर्गमूल लेने पर इसका, क्योंकि अपन को AP की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अपन देख रहे हैं समीकरण 5 में कि AP का होल स्क्वायर है, ठीक है, एक मान तो यहाँ रखा जाएगा, और AP का मान इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि अपन को कोस थीटा का जब मान निकालेंगे तो AP के मान की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से हम AP का मान यही निकाल रहे हैं। तो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लिया तो यहाँ रूट लग गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर, समकोण त्रिभुज PAO में। अब कोस थीटा लिया आपने, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि OA बटे AP, यहाँ जैसे दिख रहा है OA बटे AP, आधार बटे कर्ण, यानी कि L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि AP का मान क्या है अपने ऊपर से, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में, ये कोस थीटा का मान हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको दे देंगे समीकरण 7। अब समीकरण ये ऊपर जैसा दिख रहा है, समीकरण तो 5, ये 5, फिर समीकरण 6 व समीकरण 7 से, ठीक है, 2 इंटू 1/4πε0 Q/AP का मान क्या है, AP स्क्वायर का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जैसे कि यहाँ दिख रहा है दोस्तों, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर कोस थीटा का पूरा मान क्या है, L/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में। अब वही 1/4πε0 Q, और दो यहाँ था इसे, जैसे कि आपने देखा है दोस्तों, तो Q इंटू 2L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मैं आपको एक यहाँ शो कर देता हूँ कि जब भी रूट होता है तो रूट की हमेशा घात क्या होती है, 1/2, 1/2 और एक सिंपल है,
तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 3/2 आता है। तो यहाँ देखो r² प्लस l² का 3/2 कर रखा है, ठीक है। Q इंटू 2L को हमने P लिखा, तो यहाँ मैंने आपको शो कर रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मात्रक हमको एक एक छोटी छोटी चीज़ का नंबर मिलता है बोर्ड में, और हमको वो नहीं छोड़ना है अगर हमको अच्छे नंबर से पास होना है। तो 1/4πε0 P/r² प्लस l² के होल 3/2 समीकरण 8 दे देना इसको। तो यही निरीक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। मोस्टली यहीं तक ही पूछा जाता है दोस्तों। बाकी आपको यदि छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण पूछे तो भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जरा सा बढ़ाना है इसको। यदि द्विध्रुव बहुत ही छोटा हो अर्थात L वेरी लेस देन R, तो r² की तुलना में l² को नगण्य माना जा सकता है। मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर L बहुत ही छोटा है किससे, R से, तो अपन r² की तुलना में l² को नगण्य मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर मैं कह दूं कि एक चींटी है और एक हाथी, अगर दोनों की तुलना करें तो चींटी बहुत ही छोटी है हाथी से, तो आप चींटी को नगण्य मान सकते हैं हाथी की तुलना में, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है और चींटी उससे बहुत छोटी है। इसलिए हम अतः समीकरण 8 से E बराबर 1/4πε0 P/l² को हमने नगण्य मान लिया है। तो यहाँ बचा गया r² की पावर कितनी है 3/2 यानी 3/2। अब E 1/4πε0 P/ ये बटे में 2 है, हमेशा यहाँ इंटू होता है, तो 2 से 2 कटा, तो यहाँ कितना बचा r³ और न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हमेशा लिखना है। अब यहाँ लास्ट में जो क्वेश्चन में, अगर वैसे नॉर्मली क्वेश्चन लिखता है, क्वेश्चन सभी देता है वो किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ आंसर में ये सेम ऊपर देगा, आपको वही सेम लिखना है। बस निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ नीचे वही हेडिंग डाल देना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। वो देगा व्यंजक निगमित कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए, व्यंजक सिद्ध कीजिए। नॉर्मली ये वो क्वेश्चन में देगा, पर अपन को उसका नॉर्मली यहाँ इतना सा लिखना है कि तीव्रता का व्यंजक है। आपको ये भी कोई रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया जाता है, मोस्टली यहीं तक ही आता है। बाकी अगर यहाँ तक आए तो आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ तक करा है, ठीक है दोस्तों।